Yeah, good morning. Good morning, everyone. And welcome to this last seventh day of the Math and AI week for ITBP. I'll just repeat, we have enjoyed every day. We have learned a lot about talking to an audience whose eyes we can't see. And you'd have noticed that we have been modifying presentation, modifying content to make it work in such situations. Math is as such not an easy thing, not because maths is difficult, but because people carry a very different perception of math. Math को लोग हवा समझते हैं, तो मैथ में आते नहीं आते हैं तो भी ये सोच के आते हैं कि होगा क्या, बहुत बार गए हैं कुछ नहीं हुआ है, इस बार क्या हो जाएगा. होपफुली इसके बाद कुछ लोग ये जरूर बोलेंगे और लोगों को कि अरे नहीं, मैथ्स तो बहुत ही अलग है, मैथ्स तो हमको आता है और आसान है और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जो कि हम ही कर सकते हैं. सो आज बस इतना ही और शुरू करते हैं. कल हमने मल्टीप्लिकेशन किया था. हाँ, मैं सिर्फ एक बात बोल दूं, मल्टीप्लिकेशन किया था और फिर मैथ में जो हम पढ़ते हैं, जो स्कूल मैथ बताता है कि मल्टीप्लिकेशन उल्टा है डिवीजन का, और मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है. दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग काम है दोनों का. हाँ, दोनों के बीच में रिश्ता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, और वो रिश्ता इसलिए है, वो मतलब वो भी समझना मुझे, मैथ में कुछ चीज वैसे होता ही नहीं है. वो रिश्ता इसलिए है कि डिवीजन को यू नो मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए या डिवीजन प्रोसेस को करने मेथड करने के लिए हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, इसलिए है दोनों. तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिश्ता है. ठीक है. सो गरिमा, आपका. ओके, थैंक यू. ओके, तो अगेन डिवीजन को समझने का, देखने का एक नया नजरिया हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में डिवीजन क्या है. वो सिर्फ अगेन मल्टीप्लिकेशन का उल्टा नहीं, बहुत सब चीजें हैं एक्चुअली. तो जैसे कि स्पेसिफाई किया गया कि ये भी एक तरीका है काउंटिंग को फास्ट करने का. तो मतलब फास्ट अकाउंटिंग के लिए भी एक तरीका है, और बेसिकली यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं. तो एक सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं, जैसे आप लोगों को एक डिवीजन एक्सप्रेशन तो पता ही है कि 12/2 अगर एक डिवीजन एक्सप्रेशन है, तो हम उसको एक्चुअली में समझे तो वो क्या है. इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे 12 पेंसिल्स हैं. मैंने पहले, और मुझे इक्वली शेयर की, मैंने पहले ये 2 पेंसिल्स दी एक बच्चे को, फिर मैंने ये 2 पेंसिल्स और दी दूसरे बच्चे को, क्योंकि हमने इक्वली शेयर करना है. ये 3 पेंसिल्स दी, ये दो पेंसिल्स और दी तीसरे बच्चे को, ऐसे ही ये चौथे बच्चे को, ये पांचवें बच्चे को, और ये छठे बच्चे को. तो आपके पास ये 6, मतलब तरीका क्या है कि आप 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर सिंपल टर्म्स में देखें, अगर हम डिवीजन को समझें, तो वो एक्चुअली में 12/2 का ही एक्सप्रेशन है. अगेन, अब जब हम लोग इसको आगे इलेबोरेट करेंगे तो आपको ये काफी क्लियर होएगा कि ये 12/2 हम कैसे देख पाते हैं. अभी तो ये सिंपल है कि हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जो कि स्कूल में भी सिखाया जाता है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है डिवीजन, तो वो अभी आपके सामने मैंने दिखाया कि कैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है. कि तो मैं यही बता देते वापस हैं. आते हैं हम अपनी हाँ. प्रेजेंटेशन पे. तो अगेन, यस, इट इज नहीं फास्टर नहीं. सब्ट्रैक्शन ऑफ हाँ. मल्टीपल्स. नहीं, लेकिन यही भी बता दें हम कि डिवीजन बहुत अलग है फ्रॉम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, आल्सो बिकॉज हम डिफरेंस नहीं निकालते, हम फास्टर डिफरेंस नहीं निकालते डिवीजन में. एब्सोल्युटली गलत नोशन है कि डिवीजन इज इक्वल टू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. इट इज फार मोर देन दैट. वो एक दूर से इंटरप्रिटेशन है एक्चुअली, वहां से शुरू होता है कहानी में भी. मल्टीप्लिकेशन इज फास्टर एडिशन बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोडक्ट आता है वो एक तरह का सम होता है, वो सम है. अगर ऐड उन्हीं नंबर को ऐड करें तो सम होता है, उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करने तो वो प्रोडक्ट हो जाता है. लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं है. डिवीजन में हम सम नहीं निकाल, डिफरेंस नहीं निकालते हैं. मतलब 3 - 2 अगर तो जो डिफरेंस जो 1 है वैसा नहीं होता डिवीजन में. डिवीजन में कुछ और ही निकलता है. ओके, तो ये भी क्लियर है कि वो स्ट्रेट रिपीट सब्ट्रैक्शन नहीं है. वो मतलब सिर्फ एक लिमिटेड सेंस में. यस, ओके. तो लेट्स देखते हैं कि डिवीजन कैसे होता है एक्चुअली. तो अगर आपके पास ये बोला जाए कि 12 एग्स हैं
और आपको देखना है कि आपके इन 12 एग्स में कितने 2 एग्स हैं, मतलब 12/2 को अगर हम समझे, अगेन यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 12 एग्स टोटल हैं और कितने 2 एग्स हैं इसमें, तो आप देखेंगे कि इसमें आपके पास 6 2 एग्स हैं। तो अगर आप इसमें देखें कैसे पेयर्स बन रहे हैं, यहाँ पे पहला पेयर, सेकंड पेयर एंड सो ऑन अप टिल 6th पेयर, तो यहाँ पर 6 2 एग्स हैं और कोई भी एग अभी इसमें बचा नहीं है। we'll elaborate कि इसमें डिवाइजर और ओके डिविडेंड यहाँ पे बेसिकली 12 एग्स हैं, बिकॉज आप फेमिलियर हैं इस टर्म से कि डिविडेंड बाय डिवाइजर। अगेन हम लोग जब आगे वाली स्लाइड्स में आपको ढंग से समझाएंगे कि डिविडेंड क्या होता है और डिवाइजर क्या होता है। तो 12 एग्स यहाँ पे क्योंकि टोटल है तो ये डिविडेंड बनेगा। डिवाइजर जितने के आपने ग्रुप्स बनाने हैं तो 2x दिस बिकम्स द डिवाइजर। कितने ग्रुप्स बने हैं, वो 6 बने हैं, 6 2x के ग्रुप्स बने हैं, तो वो क्वेश्चन बना। और रिमाइंडर यहाँ पे क्योंकि कोई भी एग नहीं बचा है, सब पेयर्स में चले गए हैं, सब इक्वली डिवाइड हो गए, तो वो रिमाइंडर जो है वो 0 आया। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास 10 ऑरेंजेस हैं और आपको 3 ऑरेंजेस के ग्रुप्स बनाने हैं, तो ये 10 ऑरेंजेस और जो आपका वो आपका डिविडेंड बना और 3 ऑरेंजेस आपका डिवाइजर बना। तो जो पहला है वो पहला एक सेट बनेगा 3 ऑरेंजेस का, फिर आपका सेकंड सेट बनेगा 3 ऑरेंजेस का, एंड लास्ट आपका थर्ड सेट बनेगा 3 ऑरेंजेस का अगेन। और इसमें जो एक ऑरेंज रह गया वो आपका रिमाइंडर रहेगा, बिकॉज ये पूरा सेट नहीं बना रहा है, पूरा 3 का सेट नहीं बना रहा है और आपको चाहिए 3 का सेट ही। सेम वेज आप इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास 10 एप्पल्स हैं टोटल, तो कितने 3 एप्पल्स के सेट बनेंगे, सेम। सिमिलरली अगर आप 9/6 को इंटरप्रेट करते हैं डिवीजन एक्सप्रेशन, तो आपके पास टोटल 9 बॉल्स हैं और आपको 6 बॉल्स के सेट बनाने हैं। तो आपके सामने है, आपके पास एक 6 बॉल्स का सेट आएगा और 3 बॉल्स जो होंगी तो आपके रिमाइंडर होगा। तो जो क्वेश्चन है वो एक सेट ऑफ 6 बॉल्स है, वो सिर्फ नहीं है, वो एक सेट ऑफ 6 बॉल है, रिमेन इज बॉल्स। ओके, अगेन इसमें अगर 8/3/1/3, तो इसको आप इसको अगेन जो स्कूल में बोला जाता है कि आप 3 को ऊपर लेके जाइए और मल्टीप्लाई करिए और आपका जो भी आपका इसमें आंसर आएगा, इसको अगर आप ऐसे समझेगी, अगर आप 1/3 को एक क्वांटिटी लेते हैं तो बेसिकली 8/3, जैसे आपको समझाया गया, आपको पहले भी 1-2 बार रिपीट किया गया कि 8/3 इज एक्चुअली 8 ऑफ 1/3, तो 8 into 1/3, तो 1/3 अगर एक क्वांटिटी है तो 8 times that would be 8 क्वांटिटी। एंड 8/3/1/3 जैसे आपको पिक्टोरियली दिख रहा है, हाउ मेनी 1 squares बेसिकली इन 8 squares, तो वो कितना आएगा, वो 8 sets of 1 square आएगा। सो 8/3/1/3 विदाउट इवन मल्टीप्लाइंग 3 ऊपर जाके, और कैसे भी आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप इसको पिक्टोरियली देख रहे हैं तो इट इज लाइक दिस कि 8 sets of 1 squares। मतलब अगर 1/3 अगर फुटबॉल मान लें तो 8/3 मतलब 8 फुटबॉल में एक फुटबॉल कितना, ये है। 8 केक में एक केक कितना, इट्स एज सिंपल एज दैट। डिवीजन चीजों को मतलब जिसको डिवाइड करते हैं वो डिवीजन के बाद छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ जाता है, और ईच ग्रुप का साइज वो होता है जो कि डिवाइजर जो नीचे में क्वांटिटी है। इसीलिए डिवीजन में डिविडेंड मतलब ऊपर वाला क्वांटिटी और नीचे वाला क्वांटिटी दोनों सेम क्वांटिटी होता है। चॉकलेट बाय चॉकलेट, अगर मैं पूछूं कि 19 चॉकलेट्स बाय 6 टॉफीज क्या होंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि 19 चॉकलेट में 6 टॉफी है ही नहीं।
दोनों बराबर होते हैं। डिविडेंड और डिवाइजर का जो यूनिट होता है क्वांटिटी होनी चाहिए, और डिवाइजर जो नीचे का क्वांटिटी होता है वो बताता है कि ऊपर वाले को कितने पार्ट में बांटे और ईच पार्ट का साइज क्या है, मतलब हाँ ये है। तो आई एम श्योर अब आप ये भी इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे कि आपके पास टोटल 19 चॉकलेट्स हैं और आपको ग्रुप सब बनाने हैं चॉकलेट्स के। तो ऐसे में आपके पास 3 सेट्स आएंगे या 3 पैक्स आएंगे और हर एक पैक में आपके पास 6 चॉकलेट्स होंगी और एक चॉकलेट, क्योंकि इसमें 18 हो गई और टोटल 19 है, तो एक जो होगा, एक चॉकलेट जो होगी वो उसका रिमाइंडर होगा। सिमिलरली 25 चॉकलेट्स बाय 6 चॉकलेट्स, टोटल 25 चॉकलेट्स हैं। ऐसे में आपके पास 4 सेट्स बनेंगे 6 चॉकलेट्स के और एक आपका रिमाइंडर होगा। नाउ व्हाई वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज आप इसको पिक्टोरियली देखें, आप इसको ऑब्जेक्ट्स के साथ ट्राई करें बच्चों के साथ। 20 by 6, it is not just 20 by 6, 20 objects and by 6 objects, same objects actually, सेम ऑब्जेक्ट्स इसमें आप यस, तो इसमें आपके पास 3 पैक्स बनेंगे 6 चॉकलेट्स के और 2 रिमाइंडर होगा 2 चॉकलेट्स। सिमिलरली आप और एक्सप्रेशंस ट्राई करिए 21 by 6 जिसमें आपके पास 3 पैक्स आते हो 3 रिमाइंडर होता है। 22 by 6 is actually 3 packs again and 4 chocolates are the remainder. For 23, so what is important is 3 packs. जो आप 3 लिखते हैं क्वोशंट, वो एक्चुअली में 3 पैक होता है डिवाइजर का जो यूनिट है उसका। So 24 by 6 is total 4 packs of 6 chocolates. Yes sir. ये एग्जांपल ये है कि मल्टीपल, अगर एक से ज्यादा डिवाइजर हो तो कैसे विजुअलाइज करें उसको। तो ये है कि 12 by 3 जो आए डिवाइड बाय 2 जो आए डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर आप ये समझ गए तो आपको डिवीजन का पूरा कंसेप्शन हो जाएगा। सो अगर एक ऑरेंज है तो 12 हो गए 12 ऑरेंज, तो वही दिखा रहे हैं कि अगर एक ऑरेंज है तो 12 हो गया 12 ऑरेंज। और फिर तो 12 by 3 मीन्स 12 ऑरेंज में कितने 3 ऑरेंज है। 12 by 3 मतलब ये हुआ 12 ऑरेंज में कितने 3 ऑरेंज है, तो 4 3 ऑरेंज, 4 नहीं 4 3 ऑरेंज है। ओके, और तो इस केस में क्या बोलते हैं, क्वोशंट हो गया 4 3 ऑरेंजेस। फिर नेक्स्ट है तो 12 by 3 by 2, मतलब 12 by 3 जो आया आपका उसको फिर डिवाइड किया तो 12 by 3 आया था 4 3 ऑरेंजेस, तो वही 4 3 ऑरेंजेस। और बताया था कि ना जो भी क्वोशंट का यूनिट है, ओके, जो पर दिखाया था 3 यूनिट, जो भी क्वोशंट का यूनिट है वही नीचे में होता। मतलब अगर क्वोशंट था 4 3 ऑरेंजेस तो 2 3 so 12 by 3 by 2 मीन्स 2 3 ऑरेंज होगा डिवाइजर में। तो 12 ऑरेंज में कितने 6 ऑरेंज है, सो 6 ऑरेंज हो गए, 2 6, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट क्या हुआ क्वोशंट का 6 ऑरेंज हो गया यूनिट। तो अब 12 by 3 by 2 इज 6 के 2 सेट एंड डिवाइड बाय 2, मतलब 2 6 अगेन डिवाइजर में भी। ये बिल्कुल नया है, तो मतलब आप तो ध्यान से समझे तो। और ये फिर भाई एक बचा, लेकिन एक क्या, एक 12 ऑरेंज, मतलब 12 by 3 by 2 by 2 is 112 ऑरेंज, नॉट 1। ये कैसे हो जाएगा, वो भाई एक 12 ऑरेंज। तो ये दिखाता है कि कैसे बात। और अगर आप डिविडेंड और डिवाइजर का यूनिट सेम नहीं रखेंगे तो ये कभी आप दिखाई नहीं सकते हैं कि 12 by 3 by 2 by 2 कैसे 1 होता है, या 9 by 3 by 3 कैसे 1 होता है। 1 मतलब 1 9 ऑरेंजेस, और इस केस में 112 ऑरेंजेस, मतलब 12 ऑरेंज का एक सेट, एक, लेकिन एक सेट 12 ऑरेंज का। क्वांटिटी कभी नहीं बदलेगा। अगर हमने 12 ऑरेंज से शुरू किया था तो डिवाइड होके कुछ भी गायब नहीं होता, कुछ भी वो उसके सेट बनते रहते हैं। तो अब ये अंडरस्टैंडिंग आपको अगर हो गई
कि 12/3/2/2 कैसे 1 होता है और 1 क्या होता है, तो आप समझिए डिवीजन आप काफी समझ गए गरिमा। तो एक्चुअली में हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं चीजों को, तो आप इसको सिंपल टर्म्स में समझिए। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन 100, तो आप देखेंगे अगर आप इसको 5 यूनिट्स एक्चुअली कितने होंगे 100 में, तो विजुअली अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऐसे 20 आएंगे, 20 5 आएंगे एक्चुअली जो कि 100 में होंगे। तो 20 जो है वो एक मैग्नीट्यूड है और 5 जो है वो आपका यूनिट ऑफ काउंटिंग बना। आपने 5 को एक यूनिट माना और उससे आपने काउंट किया कि आपके पास 100 में कितने 5 होंगे। So this is actually 100 by 5 equal to 20. 25s. Yes, 100 by 5. 25, right. Same, how many tens in 100? आप डिवीजन को ऐसे समझिए, 100 by 10 is actually how many tens in 100. कितने 10 होंगे 100 में, तो वो आपको पता है। बट ये जरूरी है कि ये जानना कि वो 10 क्या होगा, वो 10 ही होंगे एक्चुअली। तो how many tens in 100? So you have 10 tens in 100. यहाँ पे यूनिट ऑफ काउंटिंग आपका 10 बना। Similarly, how many 20s in 100? That is actually 100 by 20. So you have 5 20s in 100. And if I talk of how many 50s in 100, 100 में कितने 50 होंगे, तो वहां पर आपके पास 2 50 होंगे, 2 50s. Similarly, आप ये ट्राई करिए, how many 20s in 300? तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे you have 15 20s in 300. तो 15 यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन बनेगा, अभी हम उस पे भी आएंगे। So 300 by 20 is 15. Okay, yes sir. हाँ गरिमा। ओके, तो जैसे कि बोला गया कि डिवीजन में कुछ कम नहीं हो रहा, कुछ बढ़ नहीं रहा, वो एक्चुअली में सिर्फ रीग्रुपिंग हो रही है। जैसे आप सिंपल आपको लगता है कि अगर हम 100 by 20 कर रहे हैं तो हम उसमें 100 को कम करके लेके जा रहे हैं 5 पे, बट वो ऐसा नहीं है। वहां पे 5 ग्रुप्स बन रहे हैं 20 के। सो इट इज ऑल अबाउट रीग्रुपिंग। अगर 10 किलो मिठाई है और उसको हमको एक एक पैकेट में बांटना है तो वो 10 by 1 हो गया। अगर 10 किलो मिठाई है और हमको 2 किलो पैकेट में बांटना है तो वो 10 by 2 हो गया और 5 पैकेट बनेंगे इक्वल टू 5 2 kg पैकेट्स आएगा, 5 2s। हाँ, so ये एग्जांपल दे रहा कि तो ये तो आपका डे टू डे लाइफ में, हाँ डे टू डे लाइफ में आप हाँ गरिमा करिए, सॉरी। हाँ ओके, तो ये आपका डे टू डे लाइफ में एग्जांपल होता है और आप भी करते ही हैं एक्चुअली। सिमिलरली आपके पास ये एग्जांपल है, जब आप एक बॉटल को खाली करेंगे सेम ग्लास में, तो आपके पास वो एक्चुअली में रीग्रुपिंग हो रही है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इक्वल साइज पार्ट्स। मतलब पार्ट्स जो है, जितने आप पार्ट्स बना रहे हैं वो इक्वल साइज के होने चाहिए। जैसे कि अगर आपके सामने ये एक एग्जांपल हो जिसमें कुछ टॉफीज है आपके पास और आपने अलग अलग पैक्स बनाए हैं डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज के, तो क्या ये डिवीजन सिचुएशन होगा? क्या इसको हम बोल सकते हैं कि डिवीजन एक्सप्रेशन है? ये शेयरिंग है। एक पैक में आपके पास 8 टॉफीज हैं, एक में एक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, शेयरिंग है, कुछ भी है, बट डिवीजन नहीं है। देयर इज नॉट अ डिवीजन सिचुएशन। मतलब टॉफी जो बॉल में है वो डिवाइड नहीं हुए हैं, डिवाइड हमेशा इक्वल होगा। सब 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 ये डिवीजन का दूसरा फीचर बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, सिमिलरली ये भी मतलब जो साइज ऑफ स्पून है दैट इज डिफरेंट, वो सेम साइज ऑफ मतलब टी स्पून है, टेबल स्पून है, हाँ, सर्विंग स्पून है, लाडल है, तो इन सबसे निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या 8 क्या 8 टी स्पून, टेबल स्पून, लाडल्स, सर्विंग स्पून क्या है ये 8?
आठ 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 नहीं बोल सकते इसको, फिर वही 8 नहीं बोल सकते इसको, ये 2 ये 3 ये 4 वो ऐसे ऐसे अलग अलग होगा, तो ये डिवीजन नहीं होगा, ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन। कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल कर सकते हैं हम, हाँ, लेकिन फिर ये डिवीजन नहीं है। यस। ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके सामने। जैसे कि आपने एक कप सिरप बॉटल को विच वाज 100 ml, तो आपने वो एक एक करके 15 ml टेबल स्पून में डाला, और आपके पास पूरी बॉटल एम्प्टी करने के लिए आपके पास 6 टेबल स्पून आए 15 ml के, और कुछ पार्ट आपका 10 ml एक्चुअली रह गया, जस्ट 2/3। तो अगर हम इसको इंटरप्रेट करें, अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में, जो हम टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं डिवीजन में क्या क्या होते हैं, हम उसको देखेंगे ऐसे, तो पूरा जो वॉल्यूम है सिरप का दैट इज 100 ml, ठीक है। और एक एक टेबल स्पून का वॉल्यूम जो है वो 15 ml है। कितने आपके पास टेबल स्पून आए कि पूरी बॉटल एम्प्टी हो गई, वो आपके पास आए 6 टेबल स्पून, और कितना आपका रह गया, वो रहा 10 ml, 10 ml आपका रह गया। सिमिलरली अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं, तो मेरे पास ऐसे 45 टेबलेट स्ट्रिप्स हैं, और मुझे हर रोज दो, मतलब एक पेयर ले लो या 2 टेबलेट्स आपको हर रोज खानी है, तो कितने दिनों में आपके पास 20, आपके पास अगर आप 2-2 दिन करके खत्म करते हैं, तो आपके पास 22 पेयर्स होंगे टेबलेट्स के, और एक टेबलेट आपकी रह जाएगी। तो टोटल जो है नंबर वो है 45। हर रोज के बेसिस पे आपको 2 टेबलेट्स यूज करनी है। कितना टाइम लगेगा वो टेबलेट्स को फिनिश करने के लिए, वो 22 डेज रहेगा, और कितनी टेबलेट्स रह जाएंगी, वो 1 टेबलेट रह जाएगी। लेट्स इंटरप्रेट दिस। जो ये इंफॉर्मेशन है उसका हर एक स्पेशल नेम है। अब वो नेम जो है वो है, जो टोटल आपको दिया गया है, दैट इज द डिविडेंड, दैट इज द डिविडेंड। और इनफैक्ट आप ये यूज भी करते हैं। जैसे डिविडेंड क्या होता है, जो आप एक्चुअली शेयर होल्डर्स को जो आप कैश देते हैं, जो कंपनीज कैश देती हैं, वो टोटल में से देती हैं, तो दैट इज डिविडेंड। डिवाइजर इज जितने की आपको ग्रुप्स चाहिए, वो डिवाइजर है। और जितने ग्रुप्स आपके बने हैं, जितने सेट्स आपके बने हैं, वो आपका क्वोशंट बनता है। जैसे यहाँ पे 6 बना है, 6 टेबल स्पून एक्चुअली, वो आपका क्वोशंट बना, और कितना रह गया है वो आपका रिमाइंडर हुआ। सिमिलरली इस केस में जो 45 टेबलेट्स थी वो आपका डिविडेंड था, जितने के आपको ग्रुप्स चाहिए वो आपका डिवाइजर था, जैसे 2 टैबलेट्स। कितने ग्रुप्स बने आपके पास, वो आपका क्वोशंट बना 22, एंड जितने रह गए वो आपका रिमाइंडर बना, विच इज 1 है। यस सर। अब अगेन, हाउ डू वी इंटरप्रेट डिविडेंड एंड डिवाइजर? डिविडेंड क्या होता है और डिवाइजर क्या क्या होता है? तो अगर मैं ये बोलूं कि हाउ मेनी kilograms ऑफ एप्पल्स आर देयर इन दीज 3 crates, ठीक है, तो आपका, और आपको जो आपको दिया गया है, टोटल जो दिया गया, वो 3 क्रेट ऑफ एप्पल्स दिया गया है, 3 क्रेट्स दिए गए हैं, और आपको कितना निकालना है, कितना किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम जो है वो आपका, उसके आपको ग्रुप्स बनाने हैं। तो 3 क्रेट्स जो बना वो आपका डिविडेंड बना, और 1 kg ऑफ एप्पल्स आपका डिवाइजर बना, बिकॉज आपको इतने ही ग्रुप्स चाहिए। सिमिलरली, if I ask you how many bowls of rice in 10 kg बैग ऑफ राइस, मतलब ये 10 किलो का बैग है, और अगर मैं एक एक बोल करके निकालूंगी, तो कितने तो जो भी उसका क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट है ना, इसकी डिविडेंड क्या हुआ, टोटल क्या है आपके पास, 10 kg बैग ऑफ राइस, और आप कितने के ग्रुप्स निकाल रहे हो, आप एक एक बोल करके निकाल रहे हो, तो आपको 1 bowl of rice becomes the divisor. Now how many dozens of roses in 100 roses? तो आपके पास टोटल जो है वो है 100 रोजेस, दैट बिकम्स द डिविडेंड, और डजन ऑफ रोजेस या 12 रोजेस वो आपका बना डिवाइजर। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अगेन कि 100 बाय 12 क्या, 20 रोजेस बाय 10 रोजेस। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज, जो भी आपके ग्रुप्स बनते हैं, जो भी आपके ग्रुप्स बने हर बारी, जैसे आपने टेबल स्पून का लिया, या आपने टेबलेट्स का जैसे आपने किया, तो उसमें जितने भी ग्रुप्स बने हैं, तो पहली चीज ये है कि
सेम इसके और सेम सेम होनी चाहिए, सेम चीज और हम लोग होता है टोटल जिसको आपने डिवाइड करना है, और बी होता है वो डिवाइजर आपने ग्रुप। हेलो, हाँ सॉरी, तो गरिमा का वो ब्रेक हो रहा था, वॉइस कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम था उसके एंड में, वी कांट हेल्प इट, दिस इज आवर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गरिमा जो बताने वाली थी और अभी आगे बताएगी, तो उसको मैं अगर समराइज करूं तो सिर्फ बोलने का पर्पस ये था कि डिवीजन एक वो ऑपरेशन है जिसमें हम किसी चीज को लेके उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं, और जो ऊपर में जो होता है वो होता है डिविडेंड, जो कि बताता है कि क्या चीज है, कितना क्वांटिटी है, और जो नीचे में होता है वो होता है कि कितने पार्ट में बांटे, और किस साइज में बांटे, और जो क्वेश्चन होता है वो बताता है कि कितने पार्ट बनेंगे, और रिमाइंडर जो होता है इसी वो होता है जो कि पार्ट नहीं बन पाए, जो कि डिविडेंड में बच गया, तो ऊपर जो क्वांटिटी थी हमारे पास वो बच गई, उसका इस साइज का वो नहीं बन पाया, इसलिए रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, क्योंकि जहां डिवाइजर के साइज होगी, जैसे आप दिखाया था ना चॉकलेट में, अगर वो 23/6 चॉकलेट थे, तो 3 पैकेट बने, 6 के 18 और 5 हो गए, 5 6 से कम है तो वो ना पूरा पैक नहीं बन पाया, तो 5 रिमाइंडर हो गया, और जहां 24 हुआ वो तो 6 बन गए, तो वो 1 पैकेट बन गया, फिर से तो 4 पैकेट हो गए, तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होता है। और जब हम मतलब मेथड जो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं वो गरिमा अभी ऑनलाइन होंगी तो दिखा रहे हैं वीडियो पे, तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम ढूंढें कि डिविडेंड में कितने डिवाइजर हैं, और ये अगर आप समझेंगे तब आप समझेंगे कि डिवीजन इज द ओनली ऑपरेशन, एक वही ऑपरेशन है जो कि हमें हमेशा लेफ्ट से शुरू होता है, बाकी तीनों ऑपरेशन राइट से शुरू होते हैं, मतलब यहां से ऐड करते हैं, यहां से अप्लाई करते हैं, यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डिवाइड इस तरफ से करते हैं, क्यों? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। उसका रीजन और आंसर ये है कि अगर आपको मान लीजिए डिवाइड करना है 100 kg 15 kg के पैक में, ठीक है, और 5 kg के पैक में, तो अगर आप और जो 100 kg है वो 50 kg है और 10 kg है और 1 kg करके है, ठीक है, मतलब 50 का 1 kg है, और मतलब एक बोरी है, 10 का 4 बोरी है, और 1 kg के ये 10 बोरी है, तो आपको 5 kg की आपको बोरियां बनानी है, तो अगर आप शुरू करेंगे 1 kg वाले से, ओके, तब आप बहुत स्लो चलेंगे, बिकॉज वो 5 जोड़ेंगे 1 बनेगा, फिर अगला 5 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, 10 से 2 बनेगा, लेकिन अगर आप 50 से शुरू करेंगे, बड़े साइज से शुरू करेंगे, तो एक बार में आप 10 बोरी बना लेंगे, फास्टर है, तो आप लेफ्ट साइड दोनों जगह फिर से बोलते हैं, लेकिन अगर आप लेफ्ट से शुरू करेंगे डिवीजन तो बहुत फास्ट होता है, ये गरिमा आप वो ना डिवीजन ऑपरेशन डिवीजन ऑपरेशन दिखा दीजिए। Have you told about this expression? Just for दिखा दीजिए, आई रिपीटेड बट, और डिवीजन में इसीलिए क्योंकि हम लेफ्ट से डिवाइड करते हैं, तो वो मतलब 200 300 400 ऐसे आता है, तो वो 0 0 ऑटोमेटिक होता है ऊपर में, जो कल हम दिखाया था हमने मल्टीप्लिकेशन में कि कैसे वो 0 0 0 0 0 फिर 2 0 फिर 3 0 0 होते रहता है, वैसे ही
डिवीजन में जब तो वो 0 या 10 या जो भी है वो शुरू से ही रहता है वहां पे, वो आता नहीं है बाद में कहीं से। गरिमा दिखा पा रही हैं आप? Okay, yes. हाँ हाँ, I am able to show. Oh, थोड़ा सा okay, it's okay. I am just talking about this expression. आपने ये नहीं, वो दिखा दो एक्सप्रेशन, expression दिखा दो, मेथड discuss किया मेथड दिखा दो, one by मेथड दिखा दो, मेथड। Okay, so अगर मैं 1/8 को देखती हूँ तो ये हो गया गरिमा, हो गया, वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, प्लीज वो दिखा दो आप। अच्छा, okay, 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 हाँ okay, हाँ, okay. मतलब रनिंग अगेंस्ट वो ऑपरेशन वाला वीडियो दिखा दो कि जिसे ऑपरेशन समझ में आ जाए कि ऑपरेशन मतलब होता कैसे है। हाँ जी। हाँ। Okay, okay, okay. I'll just go back. वीडियो करेक्ट। Okay, सो yes. ये है डिवीजन ऑपरेशन का एक वीडियो। नहीं तो गरिमा आपके ये पास नहीं, यहाँ वो पे दिखा दीजिए डिवीजन ऑपरेशन, लॉन्ग 12 डिवीजन मेथड वाला ट्रॉफीज वीडियो। हैं और नहीं गरिमा लॉन्ग ओके, जो लॉन्ग मेथड वाला डिवीजन वीडियो वाला, दिखा ओके दीजिए। ओके, ठीक है, यस, ओके, चलिए ठीक है। ओके, आई थिंक ये वाला है, यस। आज इंटरनेट परेशान कर रहा है। हाँ, सो ये है So how many? 343 is the dividend. 343 is the dividend, and yes, आप please explain करें। नहीं तो ठीक है, सो 343 इज 300, 4 10 और 3 यूनिट्स, और उसको 10 मतलब एक टेंस से डिवाइड करेंगे तो ये मतलब ये वो जो मैं बोल रहा था डिवाइड करते हैं कि 10 के कितने 10 के पैकेट बने, तो 10 में 10 के 3 पैकेट बने, वो गया 30 गया, रिमाइंडर 3 नहीं, अरे क्वेश्चन में 30 गया। फिर ये ना 43 बचा, तो इसमें अब 4 यूनिट 10 के 4 यूनिट करेंगे तो वो 40 बन जाता है, तो ये 4 जाएगा। पहले बात 10 के 10 Nirma, you have a problem at your end. Leave this. Okay, I will. No, okay, don't worry. I'll. So let's now. So Nirma, let me just do AI then. We have introduced a आपके प्रॉब्लम आ रहा है तो मैथ और एआई वीक बोला था, तो वी वांटेड टू एक्चुअली गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू, एक ब्रॉड व्यू आपको मिलेगी एआई है क्या और क्या। तो एआई मैथ है एक्चुअली, विल सी हाउ, मतलब बोले गए कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसका जो इंटेलिजेंस है वो नेचुरल इंटेलिजेंस है, ओके, गॉड्स गिफ्ट, एंड जो इंटेलिजेंस हम मतलब दिमाग के बाहर बनाते हैं ह्यूमन पे, और उसके इंटरप्रिटेशन पे जो कि मैथ यूज करता है। सो यह क्या है, वही बताया कि जो कि ह्यूमन टाइप बिहेवियर जो हम मशीन से ले लें या रोबोट से ले लें या सॉफ्टवेयर से ले लें कहीं से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या एबिलिटीज होती है जो कि ह्यूमन में होती हैं, एक डिफरेंट लेवल तक होता है, कम होता है बहुत, लेकिन वही एबिलिटीज, जैसे नॉलेज। तो एआई में नॉलेज कहाँ से आता है, वो डेटा से आता है, मतलब 6 लोगों ने पार्टी अटेंड की तो 6 साउंड्स
अब साउंड से भी आने लगा, वॉइस, पिक्चर्स, फोटो, और नेटवर्क ऑफ डेटा। ओके, रीजनिंग कहाँ से होता है? तो जो कि एल्गोरिदम बनाते हैं, जो कि हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं, कोडिंग होती है एक लेवल की, जहां मैथ्स लगता है। फिर एआई प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है? कि मतलब ना, क्वेरीज, अगर आप कुछ क्वेरी पूछते हैं तो उसका जवाब देता है वो। अगर आपने सीरीज से पूछा कि अभी अभी यहाँ से वहां तक जाने कि अभी अभी आपको 12 मिनट लगेंगे यहाँ से वहां जाने में, परसीव कैसे करता है? मतलब फील कैसे करता है, देखता कैसे है? तो वो देखता है, टच करता है, साउंड करता है, और कोई इनपुट आता है। मतलब टेम्परेचर कितना है उसका इनपुट आ जाता है। टेम्परेचर अभी अभी 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो लर्न करता है हमारी तरह। मतलब वो लर्न करता है, और लर्न करने में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमेशा लर्न करता रहता है, हर नए एक्सपीरियंस से लर्न करता है। ह्यूमंस में वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हम हर एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक्सपीरियंस से लर्न करता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लानिंग एंड एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, मतलब जैसे रोबोट है ऑन एन इंटेलिजेंट इनपुट, वो भी एबिलिटी होती है। ठीक है, सो बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये भी बताएं कि एआई, ऐसा नहीं कि एआई ही आजकल की टेक्नोलॉजी है। एआई एक टेक्नोलॉजी है काफी सारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन एआई बहुत यूनिक है, इसलिए एआई इंपॉर्टेंट है। सो सबसे ज्यादा यूनिक तो ये है एआई में कि पिछले 5 साल में, 10 साल में दुनिया भर से इनोवेशन हो रहा है। It is enabling everyone and anyone to be able to innovate. सबको एक बेस अच्छा मिल गया है काम करने के लिए, जो कि थोड़ा खुद भी सोच सकता है, और वो दुनिया से कनेक्टेड है, to be able to support innovation by people across. So more and more people are innovating across the world. More and more people are benefiting from artificial intelligence, etc. और वो यूनिक इसलिए भी है कि वो हमारे बीच में रहता है। मतलब हमारे आसपास सब डिवाइसेस, गाड़ी फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट हो गई है, फोन इंटेलिजेंट हो गया है, ये सब इंटेलिजेंट, मशीन वो भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, जलता नहीं है उसमें। एआई इज क्रिएटिंग न्यू गवर्नेंस इश्यूज। अब जैसे लोगों का ना पिक्चर फेशियल रिकॉग्निशन लेके बहुत सारे इश्यू हो रहा है, लोगों का वॉइस रिकॉग्निशन लेके बहुत सारा इश्यू हो रहा है, क्योंकि अब वॉइस रिकॉग्निशन से हम बता सकते हैं कि इस भीड़ में कौन कौन था। हम आवाज से लोगों की पहचान कर सकते हैं, हम सबका आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तब ये सब नए चैलेंजेस हो रहे हैं अब, जो कि अब हम इश्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है इसके लिए, और इट इज रीडिफाइनिंग पर्सनल सोशल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बड़ा हो रहा था तब हमें बोला जाता था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब ऑनेस्ट रहना तो जिंदगी अच्छी रहेगी। अब अगर आप बच्चों को ये नहीं सिखा रहे कि honesty is no more a choice, you have to be honest. अभी मैं परसों न्यूज पढ़ रहा था कि आईआईटीज में जो अब रिमोट एग्जाम हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, उसमें नए तरीके से चीटिंग हो रही है। बहुत दुख हुआ सोच के कि आईआईटी में ऐसी चीटिंग हो रही है। हम बच्चों को नहीं सिखा पाए कि देखो चीटिंग करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, आप पकड़े जाओगे। मतलब रोज रोज वो एबिलिटी की यू विल लीव अ ट्रेस, आप ट्रेस छोड़ोगे, आप छाप छोड़ोगे कि आपने क्या क्या किया, वो होगा, वो रहेगा। अब ऑनेस्टली रहना या चोरी नहीं करना ऑप्शन नहीं है लाइफ में, होना पड़ेगा आपको। आपने जरा सा किया, पड़े जाएंगे, पीरियड। बहुत ट्रेस छोड़ते हैं अब आप तो अब लेकिन वो हम सिखाई नहीं रहे बच्चों को, ये बता ही नहीं रहे। अभी भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। अब इसे भी पॉसिबल नहीं है। हम आपके पास बिहेवियर से पता कर सकते हैं कि ये आपका रिस्पॉन्स है या ये आपका आंसर आपका नहीं है। ये शब्द तो आपने कभी पिछले 2 साल इस्तेमाल ही नहीं किया है, ये ऐसा सेंटेंस तो आप लिखते ही नहीं है। मतलब 50 चीजें पकड़ लूंगा मैं उसमें, ये तो आपका है ही नहीं, ये इस किताब से लाइन आया है।
या ये तो वो आपका वो दोस्त जो क्लासमेट है आपका, हाँ, उसमें भी यही लिखा हुआ है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, तो वो बहुत मुश्किल हो रहा है। और चूंकि मैंने बात की थी कि एआई सेफ टेक्नोलॉजी नहीं है, तो लेट मी जस्ट शेयर सम अदर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल फ्यूजन पावर। अभी हम न्यूक्लियर पावर करते हैं, विच इज फ्यूजन पावर, जो कि बहुत रेडियो एक्टिविटी छोड़ता है, सेफ नहीं है। फ्यूजन पावर बहुत सेफ है। हम बात करें वाटर सेल्स बैटरीज इंस्टेड ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रेयर अर्थ मेटल, और उनमें से लिथियम भी है, वो बहुत कम जगह होता है, और 90% ऑलमोस्ट चाइना में है। दुनिया का सारा बैटरी बनना अब चाइना पे डिपेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल। नॉट ए गुड सिनेरियो। तो वाटर सेल्स बन रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल, अमेरिका में करीब 10,000 गाड़ियां आज की तारीख में चलती हैं हाइड्रोजन फ्यूल पे। इट एब्सोल्युटली क्लीन, पानी से ऑक्सीजन निकाल के चलाते हैं। 3D मेटल प्रिंटिंग, मतलब 3D प्रिंटिंग तो सब हमने सुनी होगा, उससे मेटल प्रिंट कर, मतलब एल्युमिनियम रॉड प्रिंट कर लेंगे, एल्युमिनियम उतना ही स्ट्रेंथ होगा उसका। और ये बिल्कुल उल्टी टेक्नोलॉजी है कंपेयर टू हम जो आज तक करते आए हैं, कि मतलब अगर वायर चाहिए तो हम मोटे से पतला बनाते हैं। यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल से बढ़ा के उतने एग्जैक्टली उतने ही वायर का साइज बना लेते हैं जो हमको चाहिए। बिल्कुल उल्टी टेक्नोलॉजी। टेरा टेक्नोलॉजी है कि हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर जाके पूरी स्टडी कर सकते हैं। एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसीज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अल्जाइमर का ब्लड टेस्ट शुरू हो गया। 20 साल पहले बता सकते हैं कि इनको अल्जाइमर हो सकता है। बहुत अमेजिंग है, छोटी सी बात है, लेकिन ब्लॉकचेन सुना होगा, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो हमारे आसपास हर चीज अब नो इंटेलिजेंट होने लगेगी। ओके, आपका फोन, फ्रिज, आपका वाटर बॉटल, सब कि वो खबर है, आपका फ्यूल टैंक तो होते हैं कि आपका फ्यूल कम हो रहा है। हर चीज में वो चिप लगेगा, और बल्ब कि आपने ऑन, मतलब बल्ब डायरेक्टली ऑन ऑफ कर दिया, अमेरिका बैठ के आप यहाँ पे बल्ब स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये सब सिर्फ एग्जाम्पल है। तो मतलब ये नहीं कि एआई तो एआई ही है, नहीं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, एआई स्पेशल है। अब मैं दो चीज डिस्कस करूंगा कि एआई का इम्प्लीकेशन क्या है हमारे लाइफ में, और मैंने दो पिक किया प्रोफेशन, डॉक्टर्स का और बैंकर्स का। तो डॉक्टर्स के प्रोफेशन पे एआई का क्या इफेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल। अब जो भी हर डॉक्टर जो भी लिखेगा प्रिस्क्रिप्शन, उसके आपको पूरा एनालिसिस आप ले सकते हैं कि वो कौन सा दवा कितने बार बोलता है, कितने बार लिखता है, क्या डोजेज लिखता है, क्या सब कुछ, क्योंकि सब कुछ डेटा में स्टोर्ड है। सेकेंड, उसके प्रिस्क्रिप्शन का इफेक्ट क्या होता है और क्या होगा। यू कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस इफेक्ट, आई कैन प्रेडिक्ट। सेकेंड, कॉम्पिटेंसी एनालाइजर। सो अब ऐसा है कि क्या बोलते हैं, यू कैन एक्चुअली सी कि ये डॉक्टर का 100 में से 90 पेशेंट को ना कोई कॉम्प्लिकेशन, तो सर्जरी के बाद में 8 में कॉम्प्लिकेशन हो गया था, 2 का तो मतलब ना रॉन्ग सर्जरी हो गया। तो डेटा आप देख पाएंगे, एक्चुअली पब्लिक होगा ये, मतलब पब्लिक मतलब कोई भी नहीं, मतलब एनीवन रेलेवेंट। अगर आप अब ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो शायद वो राइट आपके पास होगा कि आप देख पाए पब्लिक कॉम्पिटेंसी क्या है डॉक्टर की। पेशेंट इंटरफेस टेक्नोलॉजी होगा। तो काफी केसेस में आप एआई पे जाएंगे, एआई में अपने डॉक्टर रिपोर्ट सबमिट करेंगे डिजिटली, और वो आपको एक फर्स्ट कट बता देगा कि आपका ये डोजेस होना चाहिए, ये प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, आपको ये करना चाहिए, और फिर डॉक्टर से मिले या नहीं मिले, बहुत केस में डॉक्टर से मिलना भी नहीं पड़ेगा, वो इंटरफेस ही टेक्नोलॉजी हो जाएगा। Second, next thing is that AI is creating super doctors. That AI is itself a super doctor. तो एक IBM की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है कॉल वॉटसन। आज के तारीख में वॉटसन दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर डॉक्टर है। उससे अच्छा कोई डॉक्टर हो नहीं सकता है कैंसर का, क्योंकि उसके पास लाखों कैंसर मरीज का स्टेटस, ट्रीटमेंट, इंप्रूवमेंट, फेलियर सब है, और वो हर रिकॉर्ड के साथ ग्रो कर रहा है। उसको हर रिकॉर्ड के साथ एक और पता हो गया कि वो झारखंड के उस गांव में कैंसर ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे शायद पानी खराब है।
तो जहां ट्रेस करेगा वो कि अच्छा अरे ये पेशेंट झारखंड के उस गांव का है, ही हैज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके डॉक्टर को नहीं पता है, एक्चुअली फिजिकल डॉक्टर। तो एक मतलब काफी सारे होंगे, बहुत सारे सुपर डॉक्टर बन रहे हैं जो कि फिजिकल डॉक्टर से ऊपर देखेंगे। नेक्स्ट चीज है कि अगर आप अच्छे हैं, आप जो कि हर प्रोफेशन में अगर आप अच्छे हैं तो आपके पास लोग ग्लोबली आ पाएंगे, और आसान हो जाएगा लोगों का ग्लोबली आपके पास आना। आप यहां से बैठ के आप अमेरिका में सर्जरी कर सकते हैं, आप अफ्रीका में सर्जरी कर सकते हैं, रोबोटिक सर्जरी। ओके आपके पास कंट्रोल है, आप रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं यहाँ बैठ के। तो अच्छों के लिए बहुत इंसेंटिव होगा, जो अच्छे डॉक्टर होंगे उनके लिए बहुत मैसिव इंसेंटिव है रिवॉर्ड के लिए इन दैट सेंस। ऐसे ये भी होगा कि आपको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत कम पड़ेगी, पेशेंट है, सॉरी वो स्पेलिंग रॉन्ग है। आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत कम पड़ेगी, हॉस्पिटल में रहने की जरूरत कम पड़ेगी, जो कि काफी चीजें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ही बाहर से मैनेज हो जाएगा, इंटेलिजेंटली मैनेज हो जाएगा। ऑफ कोर्स मेडिकल रोबोट्स हैं जो कि मतलब डॉक्टर्स तो नहीं है, वो नर्स भी नहीं होंगे पूरा, लेकिन आधा डॉक्टर आधा नर्स टाइप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे बीपी नापना, ब्लड सैंपल लेना, टेम्परेचर लेना, दे कैन डू इट। ओके, और ये एबिलिटी बढ़ी रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डॉक्टर दो तरह के हो जाएंगे, इसके बारे में और भी बात करेंगे। वो डॉक्टर जो कि एआई के साथ काम करेंगे, वर्क विद एआई, और वो डॉक्टर जो कि एआई के लिए काम करेंगे एक्चुअली। और ये बहुत बड़ा इशू और चैलेंज है। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर एक्चुअली समय के साथ में अगर उन्होंने बहुत मेहनत नहीं की तो वो दे विल वर्क अंडर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डॉक्टर। एक सॉफ्टवेयर के अंदर काम करेंगे वो, मतलब वो देंगे अपना प्रिस्क्रिप्शन उस सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर बताएगा कि ठीक है कि नहीं है, या सॉफ्टवेयर उसके डोजेस या मेडिसिन चेंज कर देगा। तो आप ही देंगे सीधे आप एक पेशेंट को दवा, आप सबमिट करेंगे एक सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर फिर अपना एनालाइज करके बताएगा कि नहीं आपका सही है, गलत है, क्या क्या चेंज करना है प्रिस्क्रिप्शन में, वो करके आपको देगा। तो ये डॉक्टर के लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एआई का। और क्यों ऐसा है? बिकॉज डॉक्टर का एक्चुअली 3 रोल होता है: डायग्नोसिस कि गड़बड़ क्या है मेरे साथ, ट्रीटमेंट कैसे ठीक करेंगे उसको, और आप कब कैसे ठीक होंगे। और ये तीनों डेटा ड्रिवन, काफी डेटा ड्रिवन। आज भी जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो पहले बोलता है टेस्ट करा के ले आओ सारा, तो वही डेटा आ गया, सब डेटा आ गया, तो डेटा ड्रिवन है। तो ये जो रोल है डॉक्टर का वो बहुत रेलेवेंट और इजी है ऑटोमेट करने के लिए, और इंटेलिजेंटली ऑटोमेट करने के लिए, मतलब और ये क्यों ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब मेडिसिन में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब से एक पहला कारण ये भी है कि हम डॉक्टर्स ने ही अपने आप को डिस्ट्रॉय किया है। हमारी क्लिनिकल एबिलिटी, मतलब अगर आप डॉक्टर के पास आ जाते हैं, बोलता सीधे ब्लड टेस्ट करा के ले आओ, ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से बताता है कि किन्हें क्या करना है। वो ना आपकी नब्ज देखता है, ना आपका स्किन का कलर देखता है, ना आपके आंख का कलर देखता है, ना आपसे 4 सवाल पूछता है कि आप फील कैसा कर रहे हैं। ओके, सिम्टम्स क्या है, कैसे सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम इसी के हैं किसी और चीज के हैं। ओके, तो डॉक्टर्स आर लूजिंग, डॉक्टर्स क्लिनिकल एबिलिटीज लूज कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में वो अपना प्रोफेशनल स्किल लूज कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपके पास क्लिनिकल एबिलिटीज लिमिटेड है, मतलब पेशेंट को देख के समझने की एबिलिटी, बात करके समझने की एबिलिटी, मतलब अपनी समझ से चीज को जोड़ के ना बताने की एबिलिटी, तो आप आज ही आप ऑटोमेट हो सकते हैं और आपका कोई काम नहीं है। अगर सारा चीज ब्लड रिपोर्ट देख के करना है तो फिर मुझे डॉक्टर क्यों चाहिए? ओके, वो तो वही बता देगा, या फिर कहीं का डॉक्टर बता देगा। मतलब एक डॉक्टर अफ्रीका में बैठ के मुझे यहाँ बता सकता है, रांची में बैठ के मुझे यहाँ बता सकता है कि आपको क्या प्रिस्क्रिप्शन लें।
तो डॉक्टर्स खुद ही अपने आप को फिनिश कर रहे हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, आई मीन मेरे हिसाब से नया मेडिकल एजुकेशन होगा 5, 10, 20 साल में, वो ज्यादा ड्रिवन है रेगुलेटरी सिस्टम से देन मतलब लॉज क्या है। तो अभी लॉज यही है कि भाई नहीं, आपको जाके हॉस्पिटल में जाके पढ़ना है आपको मेडिसिन, इसलिए लोग वहां पढ़ रहे हैं। आज भी मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे नामी कॉलेजेस अमेरिका में भी बच्चे अब क्लासरूम में नहीं पढ़ते हैं, ऑनलाइन रिसोर्स से पढ़ते हैं। कॉलेज में इसलिए है बिकॉज वो वहां पे नहीं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। ये एक दिन जाना ही है, एक दिन होगा कि भी आपको जहां से पढ़ना है पढ़ लो, और एज इट इज अगर टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग हो गया है तो ना 6 महीने की पढ़ाई में डॉक्टर बन सकते हैं आप, क्योंकि सब तो उसी में करना है, सब तो उसी में करना है एक्चुअली। ओके, तो मतलब ये सब डायरेक्शन है, फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगा। और जो डॉक्टर होने का जो बेसिक क्वालिफिकेशन होगा वो ये होगा कि आप में एप्टीट्यूड और एटीट्यूड है एक केयर गिवर का, आप में एम्पैथी है कि नहीं है। तो अब आपकी बायोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, आपका साइंस कितना स्ट्रांग है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, वो सब नहीं इंपॉर्टेंट होगा ज्यादा, हाँ, डॉक्टर बनने के लिए इन नॉट टू फार ए फ्यूचर एक्चुअली। सो ये बहुत लोगों के लिए गुड न्यूज भी है। डॉक्टर हमेशा कम है, बहुत कम है एक्चुअली दुनिया भर में, क्योंकि वो 6, 8, 10, 12, 15 साल की पढ़ाई बहुत महंगी है, बहुत मुश्किल है। जैसे इमेजिन 10 साल बाद आप 6 महीने, 8 महीने, 2 साल के पढ़ाई के बाद डॉक्टर बन जाएंगे आप, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी मशीन यूज करेंगे आप साथ में, हर के पास डॉक्टर होगा। सो दैट्स अ ब्राइट फ्यूचर फॉर मेडिकल साइंस फॉर अस। एक और मैं कहा था जैसे बैंक, मतलब एक दो एग्जांपल ले लो। सो बैंक इसलिए कि हम सब बैंक से ही इंटरेक्ट करते, डॉक्टर से इंटरेक्ट करते थे, इसलिए मैंने डॉक्टर लिया था। तो अब जैसे ब्रांच मैनेजर का रोल क्या होगा बैंकों में, तो एक तो पहले आज भी हो रहा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री डिटरमाइन करती है कि आपको किस इंटरेस्ट पे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। ब्रांच मैनेजर लिटरली कोई डिसाइड नहीं करता है, बहुत कम डिसाइड कर रहा है कि आपको कितना मिलना चाहिए, किस इंटरेस्ट रेट पे मिलना चाहिए, कितना अमाउंट मुझे या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या प्रोडक्ट बेचना है, क्या देना है, बैंक मैनेजर नहीं बताएगा, सॉफ्टवेयर बताएगा। आपका सारा हिस्ट्री समझ के, आपका क्रेडिट हिस्ट्री, आपका डेबिट हिस्ट्री सब समझ के, आपके इनकम वगैरह वगैरह, फ्यूचर इनकम वगैरह लेके आपका कुछ ही साल में आपका ब्रांच जो नहीं है वहां पे हो, आपके नेबरहुड में, आपके सिटी में, आपके देश में हो, यू कैन बैंक फ्रॉम एनीवेयर एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट होगा आपका बैंक आपके बारे में बहुत जानेगा आपके बारे में, जो कि बहुत जगह से बहुत इंफॉर्मेशन वो लेके आपको अच्छा समझेगा। बैंक का बैंकिंग ही नहीं, और भी बहुत सारे काम होंगे। मतलब बैंक आपका कल आपका हॉस्पिटल इंटरफेस भी मैनेज कर सकता है, मतलब डायरेक्टली कि आप बैंक के थ्रू तो सारा पेमेंट टर्म्स, ये वो लोन शोन वो सब बैंक के थ्रू हो जाएगा। अच्छा, और शायद एक ब्रांच में एक ही आदमी हो, तो वही मैनेजर है, वही क्या बोलते हैं, गार्ड भी है, जो कि हम गेट खोल के घुसते हैं, फिजिकल जो ऑफिस है, और कि आप कभी कभी जाएं तो आपको एक ऑफिस मिल जाए। तो 1 मैन ब्रांचेस, वही मैनेजर भी वही सब कुछ है, मतलब इंट्री लेवल पर्सन ही ब्रांच मैनेज कर लेंगे, वो हायरार्की वगैरह नहीं चाहिए, उतने ज्यादा लोग नहीं चाहिए। वही आपको कभी कभी कैश भी दे देंगे, आपको कैश चाहिए होगा तो। एंड ये जो ब्रांच मैनेजर होगा, वो हर एक्सपीरियंस से और अच्छा होता चला जाएगा, और आपके हर सवालों का या अपने हर डिसीजन का आपको कन्विंसिंग आंसर देगा, आपको ठीक से बताएगा कि वो ऐसा डिसीजन क्यों लिया, आपको इतना % इंटरेस्ट इससे मिल रहा है क्योंकि आपने 4 बार डिफॉल्ट किया था, अगर आप 2 बार डिफॉल्ट किया तो आपको 0.1% इंटरेस्ट कम मिलता। ओके, वगैरह वगैरह, तो आपको सब रीजन मिलेगा, तो अच्छी बात, हमारे लिए अच्छी बात है। ये हो गया। तो आज कहाँ है, तो ये ब्रॉडली, ये तो खैर बड़ी बात है। तो आज अभी अगर हम 4 स्टेज माने मतलब काम का, तो अभी स्टेज 1 पे है एआई। ये बता रहा है कि मतलब एआई कहाँ है, तो मतलब ये जस्ट सिर्फ एग्जांपल है। मतलब सोशल नेटवर्क साइट्स, फेशियल रिकॉग्निशन जो होता है, ऑनलाइन शॉपिंग, तो आप जाते बताता है कि आपको और क्या चाहिए, गूगल मैप्स, सेल्फ पार्किंग कार्स, ये सब, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स वगैरह वगैरह।
जो मैं दो बात बोलना चाह रहा था कि एआई का आप पे क्या असर पड़ना चाहिए, वो है तो पर्सनल लाइफ पे ना, लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंडिया में हम इंडियंस के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही एलियन कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत हम बहुत तवज्जो नहीं देते हैं कि हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, जैसे तैसे मर के जी के चलती रहती है। सारा फोकस होता है पैसे कमाने पे, क्यों कैसे क्या नहीं मैं डिबेट कर रहा। और आगे के समय में बहुत अच्छा होगा कि हम जीना सीख लें, कि 24 घंटे कैसे कटते हैं उसको हम यूजफुली यूज करना शुरू कर दें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रीजन से बहुत इंटरेस्टिंग काम नहीं होगा, शायद बहुत इंटेलिजेंट काम नहीं होगा, शायद आप बोर हो जाएंगे, शायद आपके पास पूरा काम नहीं होगा, शायद कि 8 घंटे काम करे, आपको 4 घंटे 2 घंटे करके आपको इतना मिल जाएगा कि आपका खर्चा चल जाएगा। और मतलब आज भी देख रहे हैं कि जो अमीर है वो और अमीर हुआ जा रहा है, जो गरीब है वो मतलब और गरीब नहीं तो बहुत आगे नहीं बढ़ रहा है। सबका मेटेरियल कंडीशन इंप्रूव करेगा, सबके पास टीवी फ्रिज और एसी होगा। आगे चल के ये सब होते रहेगा, मेटेरियल डेवलपमेंट होते रहेगा, लेकिन अच्छा काम एआई के एज में सबको नसीब नहीं होगा, तो वो एक स्ट्रगल रहेगा। तो अब तो ना क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करें, इंटरेस्ट पे, हॉबीज पे, कल्चर पे, सोशल लिविंग पे फोकस करें, आप अपने पे मतलब वॉक करना, दौड़ना, अब ये सब चीज बहुत कुछ कर सकते हैं आप, पढ़ना, ओके जनरली ये सब बहुत जगह हो रहा है। एआई आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट एआई में मतलब स्पीच रिकग्निशन है, मशीन लर्निंग है, एक्सपर्ट सिस्टम्स है, विजन है, रोबोटिक्स है, ये सब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसके। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहता कि एआई इज जस्ट नॉट कोडिंग, सॉफ्टवेयर नहीं है। बहुत सारे लोग जो आज सॉफ्टवेयर करते हैं वो उनका फ्यूचर बहुत ही शेकी है, और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि आज भी बहुत पढ़े लिखे माँ बाप अपने ग्रेड 3 के बच्चों को ये कोडिंग सिखाते हैं। उन बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आता, लैंग्वेज में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आर्ट म्यूजिक डांस नहीं आता, और उनको स्मार्ट एड जूनियर या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर कोर्स कराते हैं, जो कि आज फ्यूचर नहीं है 15 साल बाद क्या फ्यूचर होगा उस बच्चे के लिए। एआई इज नॉट कोडिंग, सो हम बच्चों की जिंदगी नहीं खराब करें। तो ये था प्रॉपर्टी एक एनालिसिस। और जैसे पहले कहा था कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बनता है वो नॉलेज बेसिस पे होता है, जिसको हम एक लॉजिक में, एक रीजनिंग में डाल के, एल्गोरिथम में डाल के उसका इस्तेमाल करते हैं डेटा को। वो डेटा नंबर हो सकता है, वो डेटा फोटो हो सकता है, वो डेटा आवाज हो सकता है, वो डेटा मल्टीपल नोट्स ऑफ नॉलेज हो सकता है, मल्टीपल नोट्स ऑफ विजुअल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर मुझे समराइज करना है तो मैं यही बोलूंगा कि बिकमिंग मोर ह्यूमन, ओके, more feel, more ethics, more culture, more values will be more valuable. That is more prized education, and it will be forced to behave better, so it will be better world actually. फिर 10 साल से बात हो भी रही है कि मतलब सबको एक सैलरी मिल जाए। इंडिया में भी 18 करोड़ फार्मर्स को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। ये ना बढ़ना ही है ये ट्रेंड, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने आप को मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग ठीक होगी। तो अगर आप बच्चे को बढ़ जाते हैं, लेकिन वो ह्यूमन है जो कि हम बोलते हैं बच्चों को कि बस मैं एजुकेटर हूं तो बहुत सारे पेरेंट्स के बारे में सुनता हूं कि बोलते हैं अरे बच्चा बस अच्छा इंसान बन जाए। वो नहीं कि मतलब उसको मैथ्स, अंग्रेजी और आर्ट में कुछ नहीं आए, बिहेवियर नहीं आए और अच्छा इंसान बन जाए। अच्छा इंसान तो पैदा हुआ है वो। बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 साल के बच्चे को पता होता है कि फेयरनेस क्या होता है। ओके, फेयरनेस मतलब आप सही है कि नहीं सही है। वही बच्चा 10 साल की उम्र तक जान जाता है कि दुनिया फेयर नहीं है, और 15 साल की उम्र में खुद ही अनफेयर हो जाता है। 2 साल का बच्चा काफी साफ रहता है,
10 साल तक वो गंदगी का पार्ट हुए जाता है और 15 साल के बच्चे के कमरे में आज बोल नहीं सकता, पूरा चीज मैस होगा। हम सबका एक्सपीरियंस है ये। ओके, तो भाई तो वो अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छा एकेडमिक्स भी जरूरी है, तो मतलब गलत नहीं समझे इसको। और फिर बच्चे कब बनेंगे अच्छा इंसान? जब हम तू पढ़, अगर अगर हम में से कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है तो वो तो जरूर सुना होगा ये शब्द। अगर नॉर्थ इंडिया में कहीं पे से पढ़ा है तो तू पढ़, तू पढ़, सब बच्चे पढ़ते तो हो गया। तू पढ़ बंद करें कि मतलब मैंने तो पढ़ लिया, मैं तो नौकरी करता हूं। हाँ, तो पढ़ने का काम तो सिर्फ बच्चे का है। तू पढ़, तू होमवर्क कर, तू ट्यूशन कर, तू पढ़, खत्म। क्योंकि अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग सबको आना होगा, हमको भी आपको भी। बच्चे को आज से सीखना पड़ेगा कि अपने से जिंदगी भर कैसे सीखते रहेगा। और जो आदमी खुद लर्नर है वही दूसरे को बता सकता है कि लर्निंग कैसे करते हैं। हाँ, और क्यों नहीं कर सकता। और उसका इम्प्लीकेशन है कि एज ए पेरेंट आपको लर्नर बनना पड़ेगा, क्योंकि और कौन बनेगा लर्नर, क्योंकि हम से कोई लर्नर नहीं है। हम सब अपनी मेमोरी से रिस्पॉन्ड करते हैं, हम सीखना नहीं जानते नया चीज। तो कोई टीचर या कोई और कैसे बनेगा आपके बच्चे के लिए लर्नर? टीचर के पास वैसे 30 या 150 बच्चे होते हैं 5 सेक्शन मिला के, ठीक है। तो काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और उससे वाला सिर्फ बच्चे का नहीं होगा। टू मी पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका आखिरी मौका है आपको लर्नर बनने का। और वो आपको प्रोफेशनली भी बहुत मदद करेगा, आपके अपने प्रोफेशन में, आपके अपने करियर में। तो बच्चे का बहाना बन के लर्नर बनिए, बच्चे को लर्नर बनाइए। ओके, एक लर्नर ही जानता है कि कैसे लर्निंग में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लर्निंग में पेशेंस चाहिए, लर्निंग में फिजिकल फील होना चाहिए, लर्निंग में इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट से, रिलेशनशिप होना चाहिए सब्जेक्ट। वैसे लर्नर जानता है। ओके, वो पीट के ठोक के नहीं पढ़ाई होता, वो लर्नर जानता है, वो नहीं आता कुछ भी। तो ये कहानी है, और ये मैथ, एआई के पीछे मैथ का ये है। इसके बाद एक वीडियो है, तो वीडियो बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा पुराना वीडियो है, लेकिन 5 साल पुराना वीडियो होगा, लेकिन बहुत अमेजिंग वीडियो है। आप देखें उसको, आपकी आंखें खुलेगी एआई के बारे में। और हम यहाँ खत्म करते हैं, हम वीडियो के बाद नहीं रहेंगे यहाँ पे। गरिमा गरिमा, आप गुड बाय बोल लें हम भी। सो थैंक यू ऑल। हमने एंजॉय किया, हमने सीखा। आप देखे भी होंगे, जैसे मैंने कहा था कि हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा कंटेंट हम इम्प्रूव करते रहे हर रोज मास एजुकेशन के लिए। तो हमको भी बहुत बहुत फायदा हुआ। आप नई जर्नी शुरू करें प्लीज मैथ में। आपके बच्चे को मैथ कोई नहीं सिखा सकता है एक्सेप्ट यू, फुल स्टॉप। और इसको आपका बच्चा स्कूल मैथ में वीक हो सकता है, मैथ में वीक तो इम्पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है ही नहीं एक्चुअली। तो गरिमा आप। अगेन थैंक यू सो मच। मैंने भी एक्चुअली आई एम श्योर सबने ही बहुत एंजॉय की होगी ये जर्नी। जो एक्चुअली में जिनको है कि हमने सीखना है और हमने बच्चों के साथ पढ़ना है, तो उनके लिए तो ये अब जो उनकी जर्नी स्टार्ट हुई वो अलग ही लेवल की होगी। एंड आई एम श्योर हम मतलब हम आई एम श्योर संदीप जी भी इस चीज को एग्री करेंगे कि अगर हम लोग किसी भी चीज के लिए हेल्प, किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं तो विल बी देयर फॉर यू ऑल। और आप अपनी जर्नी खुद देखिए ये कैसी होगी, हमें इनक्रेडिबल होगी। और हम लोग की हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होगी इसमें, और आप इस जर्नी में बहुत कुछ सीखेंगे। तो थैंक यू आईटीबीपी ऑर्गेनाइजेशन, officers of ITBP and Huddle Learn. So मेरे कोलीग गौरव भी वीडियो ऑन करेंगे, और आप सब कनेक्ट हो Huddle Learn से, मतलब हमारी यूट्यूब से, फेसबुक से, क्योंकि ये जर्नी शुरू होगी और मैथ की जर्नी है, फिर उसके बाद और सब्जेक्ट की जर्नी है, वो बहुत अमेजिंग जर्नी है। अब हम सबके पॉसिबल है। सो थैंक यू and wish you a good new year. 21 बहुत अच्छा हो आप सबके लिए। थैंक यू।
It's easy to look at Ottos and Baxters and think technology has always gotten rid of low-skilled jobs we don't want people doing anyway. They'll get more skilled and do better educated jobs like they've always done. Even ignoring the problem of pushing 100 million additional people through higher education, white-collar work is no safe haven either. If your job is sitting in front of a screen and typing and clicking, like maybe you're supposed to be doing right now, the bots are coming for you too, buddy. Software bots are both intangible and way faster and cheaper than physical robots. Given that white-collar workers are, from a company's perspective, both more expensive and more numerous, the incentive to automate their work is greater than low-skilled work. And that's just what automation engineers are for. These are skilled programmers whose entire job is to replace your job with a software bot. You may think even the world's smartest automation engineer could never make a bot to do your job, and you may be right, but the cutting edge of programming isn't super smart programmers writing bots, it's super smart programmers writing bots that teach themselves how to do things the programmer could never teach them to do. How that works is well beyond the scope of this video, but the bottom line is there are limited ways to show a bot a bunch of stuff to do, show the bot a bunch of correctly done stuff, and it can figure out how to do the job to be done. Even with just a goal and no knowledge of how to do it, the bots can still learn. Take the stock market, which in many ways is no longer a human endeavor. It's mostly bots that taught themselves to trade stocks, trading stocks with other bots that taught themselves. As a result, the floor of the New York Stock Exchange isn't filled with traders doing their day jobs anymore. It's largely a TV set. So bots have learned the market and bots have learned to write. If you've picked up a newspaper lately, you've probably already read a story written by a bot. There are companies that teach bots to write anything, sports stories, TPS reports, even say those quarterly reports that you write at work. Paperwork, decision-making, writing, a lot of human work falls into that category, and the demand for human mental labor in these areas is on the way down. But surely the professions are still safe from bots, yes? When you think lawyer, it's easy to think of trials, but the bulk of lawyering is actually drafting legal documents, predicting the likely outcome and impact of lawsuits, and something called discovery, which is where boxes of paperwork gets dumped on the lawyers and they need to find the pattern or the one out-of-place transaction among it all. This can be bot work. Discovery in particular is already not a human job in many law firms. Not because there isn't paperwork to go through, there's more of it than ever, but because clever research bots shift through millions of emails and memos and accounts in hours, not weeks, crushing human researchers in terms of not just cost and time, but most importantly, accuracy. Bots don't get sleepy reading through a million emails. But that's the simple stuff. IBM has a bot named Watson. You may have seen him on TV destroy humans at Jeopardy, but that was just a fun side project for him. Watson's day job is to be the best doctor in the world, to understand what people say in their own words and give back accurate diagnoses. He's already doing that at Sloan Kettering, giving guidance on lung cancer treatments. Just as autos don't need to be perfect, they just need to make fewer mistakes than humans, the same goes for doctor bots. Human doctors are by no means perfect. The frequency and severity of misdiagnoses are terrifying, and human doctors are severely limited in dealing with a human's complicated medical history. Understanding every drug and every drug's interaction with every other drug is beyond the scope of human knowability, especially when there are research robots whose whole job it is to test thousands of new drugs at a time. And human doctors can only improve through their own experiences. Doctor bots can learn from the experience of every doctor bot, can read the latest in medical research and keep track of everything that happens to all their patients worldwide and make correlations that would be impossible to find otherwise. Not all doctors will go away, but when the doctor bots are comparable to humans and they're only as far away as your phone, the need for general doctors will be less. So professionals, white-collar workers, and low-skill workers all have things to worry about from automation. But perhaps you are unfazed because you're a special creative snowflake. Well, guess what? You're not that special. Creativity may feel like magic, but it isn't. The brain is a complicated machine, perhaps the most complicated machine in the whole universe, but that hasn't stopped us from trying to simulate it. There is this notion that just as mechanical muscles allowed us to move into thinking jobs, that mechanical minds will allow us to move into creative work.
But even if we assume the human mind is magically creative, it's not, but just for the sake of argument, artistic creativity isn't what the majority of jobs depend on. The number of writers and poets and directors and actors and artists who actually make a living doing their work is a tiny, tiny portion of the labor force. And given that these are professions dependent on popularity, they'll always be a very small portion of the population. Be such a thing as a poem and painting-based economy. Oh, by the way, this music in the background that you're listening to, it was written by a bot. Her name is Emily Howell, and she can write an infinite amount of new music all day for free. And people can't tell the difference between her and human composers when put to a blind test. Artificial creativity gets weird fast. What does that even mean? But nonetheless, it's a developing field. People used to think that playing chess was a uniquely creative human skill that machines could never do, right up until the point they beat the best of us. And so it will go for all human talents. Right, this may have been a lot to take in, and you might want to reject it. It's easy to be cynical of the endless and idiotic predictions of futures that never are. So that's why it's important to emphasize again that this stuff isn't science fiction. The robots are here right now. There is a terrifying amount of working automation in labs and warehouses around the world. We have been through economic revolutions before, but the robot revolution is different. Horses aren't unemployed now because they got lazy as a species, they're unemployable. There's little work that a horse can do to pay for its housing and hay. And many bright, perfectly capable humans will find themselves the new horse, unemployable through no fault of their own. But if you still think new jobs will save us, here is one final point to consider. The US Census in 1776 tracked only a few kinds of jobs. Now, there are hundreds of kinds of jobs, but the new ones are not a significant part of the labor force. Here's the list of jobs ranked by the number of people who perform them. It's a sobering list with the transportation industry at the top. Continuing downward, all of this work existed in some form 100 years ago, and almost all of them are easy targets for automation. Only when we get to number 33 on the list is there finally something new. Don't think that every barista or white-collar worker need lose their job before things are a problem. The unemployment rate during the Great Depression was 25%. The list above is 45% of the workforce. Just what we've talked about today, the stuff that already works, can push us over that number pretty soon. And given that even in our modern technological wonderland, new kinds of work aren't a significant portion of the economy, this is a big problem. This video isn't about how automation is bad, rather that automation is inevitable. It's a tool to produce abundance for little effort. We need to start thinking now about what to do when large sections of the population are unemployable through no fault of their own. What to do in a future where, for most jobs, humans need not apply.